Hello everyone. Once again I welcome you all to the GK Today platform. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 18th ऑफ फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स रिलेटेड एमसीक्यूज़ को. अगेन मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किए गए हैं, लेकिन और भी जो अदर स्टेट लेवल पे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. तो अगर आप ओवरऑल किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं सिंसियरली. ऑल्सो लेट मी टेल यू कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज़ का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन. तो आप में से अगर कोई भी फर्दर इंटरेस्टेड है तो वो इस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं इन द एप्लीकेशन बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस. आइए देखते हैं आज कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हैं. पहला है, with reference to electronic voting machines, which of the following statements are correct? EVM के बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है. आइए देखते हैं कौन सी बात इसमें से सही है. फर्स्ट है, EVMs are designed to record a maximum of 2000 votes, ensuring efficient and reliable performance during the elections. क्या जो EVMs हैं यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं उसमें मैक्सिमम 2000 वोट्स एक टाइम पे आ सकते हैं, जिससे कि जो भी ईवीएम की परफॉर्मेंस है वो एफिशिएंट और रिलायबल रहे ड्यूरिंग द इलेक्शंस. तो ये बात बिल्कुल सही है. ईवीएम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप इसमें मैक्सिमम एक टाइम पे 2000 वोट से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे कि इसकी एफिशिएंसी मेंटेन रहे. ठीक है. सेकेंड है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अलाउड टू डिलीट ईवीएम डेटा इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड. यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक वर्ड आ गया है, इमीडिएटली. क्या जो इलेक्शन कमीशन है हमारा उसको ये परमिशन है कि वो ईवीएम डेटा को इमीडिएटली डिलीट कर सके एज सुन एज इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं? तो नो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो भी डेटा होता है ईवीएम का वो 45 डेज तक उसको प्रिजर्व करके रखना होता है. किस लिए? बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ पोटेंशियल इलेक्शन पेटिशन. ठीक है. सपोज उन 45 दिन में कोई इलेक्शन पेटिशन फाइल करता है तो फिर यहाँ पे रिव्यू करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए उसका डेटा मेंटेन किया जाता है. इलेक्शन कमीशन ईवीएम के डेटा को इमीडिएटली डिलीट नहीं कर सकता आफ्टर द रिजल्ट. वो ऐसा कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जब 45 डेज का पीरियड ख़त्म हो जाएगा और उस दौरान अगर कोई भी इलेक्शन पेटिशन फाइल नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट के पास तो फिर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो उस डेटा को डिलीट कर देता है. ठीक है. तो यहाँ पे डेडलाइन होती है 45 डेज की, तुरंत इमीडिएटली आप उसको डिलीट नहीं कर सकते. सेकेंड स्टेटमेंट इस वजह से आपका गलत हो जाएगा. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. योर आंसर हियर इज ए ऑप्शन, ओनली वन. ठीक है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, in the light of the recent discussions on social justice and reservation policies, consider the following statements regarding certain historical figures associated with social reform in India. आइए देखते हैं. First, B.R. Ambedkar was a key figure in drafting the Indian Constitution and he advocated for the right of Dalits. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में एक स्टेटमेंट है कि क्या ये एक इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, साथ ही इन्होंने दलित के राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा बात की थी. तो बिल्कुल सही है. इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोशल जस्टिस को इंश्योर करने में थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज परफेक्टली फाइन. सेकेंड है यहाँ पे, ज्योतिराव फुले वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन फाउंडिंग द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया इन पुणे. ज्योतिराव फुले जो हैं ये जाने जाते हैं फॉर फाउंडिंग द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इंडिया के अंदर, और कहाँ पे? पुणे में. तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको चेक करनी है कि क्या इन्होंने इंडिया के अंदर पहला गर्ल्स स्कूल फाउंड किया था, और दूसरी बात ये कि क्या ये स्कूल जो है वो पुणे में है. तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं. ज्योतिराव फुले ने अपनी वाइफ सावित्रीबाई फुले के साथ मिलके इंडिया के अंदर पहला स्कूल स्टैब्लिश किया था गर्ल्स के लिए 1848 में पुणे के अंदर. ठीक है. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. थर्ड है यहाँ पे, राजा राम मोहन रॉय इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस फॉर हिज एफर्ट्स इन एबॉलिशिंग सती. राजा राम मोहन रॉय को क्या हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस के नाम से जानते हैं? और सेकंड चीज़ ये चेक करनी है कि क्या ये जाने जाते हैं सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए. तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं. इनका जो एक्टिविज्म था, जिस तरह से कोशिश कर रहे थे सती को एबॉलिश करने के लिए, उसके बाद एज अ रिजल्ट इस प्रैक्टिस को बैन किया गया था 1829 में. ठीक है. और इनको फादर ऑफ द इंडियन रेनेसेंस का टाइटल भी मिला था. ये भी परफेक्टली फाइन है. और फोर्थ है यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद प्रमोटेड द आइडिया ऑफ सोशल सर्विस एज अ मीन्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. स्वामी विवेकानंद जी ने क्या सोशल सर्विस के आइडिया को
प्रमोट किया था एज अ मीन्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो यस, इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया था ह्यूमैनिटी के ऊपर। इनका कहना था कि ह्यूमैनिटी इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे जितने भी फिगर्स दिए हैं और उनके बारे में जो बातें लिखी हैं बिल्कुल ठीक हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? योर आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल 4, ठीक है। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग करेंसीज। यहाँ पे कुछ करेंसी दी हुई है, यूएस डॉलर, जापानीज येन, Chinese yuan, British pound and Indian rupee. Which of the above currencies is primarily added to the basket of special drawing rights? इसमें से कौन कौन सी करेंसी ऐड हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बास्केट में? सबसे पहले क्या है स्पेशल ड्राइंग राइट्स? ये एक तरह का इंटरनेशनल रिजर्व असेट है। किसने क्रिएट किया है? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, ठीक है। कब क्रिएट किया था? 1969 में, ताकि जो भी इनके मेंबर कंट्रीज हैं उनके ऑफिशियल रिजर्व्स को एक सप्लीमेंट मिल सके, ठीक है। तो ये जो एसडीआर होता है असल में नाइदर ये एक करेंसी है और ना ही ये क्लेम माना जाता है ऑन द आईएमएफ, ठीक है, बल्कि ये एक पोटेंशियल क्लेम है ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ आईएमएफ मेंबर्स, और आप इनको एक्सचेंज कर सकते हैं इन करेंसीज के बदले, ठीक है। तो असल में जो वैल्यू है एसडीआर की वो कैलकुलेटेड होती है फ्रॉम अ वेटेड बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज। इसमें से क्या क्या है? फर्स्ट है यूएस डॉलर, सेकेंड है यूरो, थर्ड इज जापानीज येन, फिर फोर्थ इज चाइनीज युआन एंड द फिफ्थ वन इज ब्रिटिश पाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन रूपी के अलावा बाकी चारों ठीक थे, और पांचवा कौन सी करेंसी इसमें ऐड है? यूरो, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। इंडियन रूपी क्योंकि नहीं है तो फिफ्थ ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन की जगह पे आपको याद रखना है कि इसमें एक और करेंसी है यूरो, जो कि इसकी बास्केट में ऐड है, ओके। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बेली ब्रिज। बेली ब्रिज के बारे में 3 बातें हैं। फर्स्ट है बेली ब्रिजेस यूज द लाइट स्टील पैनल्स लिंक थ्रू पिंस टू क्रिएट द गार्डरेल्स। क्या बेली ब्रिज इस तरह से क्रिएट किया गया है कि इसमें लाइट स्टील पैनल्स का यूज किया गया है जिनको आपस में जोड़ा गया थ्रू पिंस, जिससे कि गार्डरेल्स को क्रिएट किया जाए? तो यस, बेली ब्रिजेस को इसी तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसमें प्री फैब्रिकेटेड स्टील पैनल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है जिनको कि पिंस के द्वारा कनेक्ट किया गया है, और ये जो पैनल्स हैं ये एक्ट करते हैं एज द साइड रेलिंग्स, या फिर आप इनको गार्ड रेल्स भी कह सकते हैं, जिससे कि इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी मेंटेन होती है और सेफ्टी भी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है द बीम्स दैट फॉर्म द डेक ऑफ द ब्रिज आर प्लेस डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। ये जो बीम्स हैं असल में जो कि ब्रिज के डेक को फॉर्म करती हैं, क्या ये डायरेक्टली ग्राउंड पे रखे गए हैं? नो, क्योंकि ये जो बीम्स हैं ये गार्डरेल्स के टॉप पे रखे गए हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनको ग्राउंड पे नहीं रखा गया, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड है द पार्ट्स ऑफ अ बेली ब्रिज आर डिजाइंड टू लॉक टुगेदर फॉर इनहैंस्ड स्टेबिलिटी एंड इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड। तो इसका जो मॉड्यूलर डिज़ाइन है ये सेक्शंस को अलाउ करता है कि वो आपस में इंटरलिंक्ड रहें, लॉक्ड रहें, जिससे कि जो ब्रिज की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज होती है, और बेली ब्रिजेस को आप फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर इसमें ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इसमें और भी सेक्शंस को फर्दर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट भी बिल्कुल सही है। सेकेंड गलत था और फर्स्ट भी सही था। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? योर आंसर हियर इज बी ऑप्शन, ओनली 2, ओके। बेली ब्रिज की लोकेशन भी आप याद रखिएगा, कहाँ पे लोकेटेड है? केरला में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉर्दर्न सी रूट ऑफन सीन इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग सीज। यहाँ पे 4 सीज के नेम है। अरेंज द सी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपको वेस्ट टू ईस्ट इनको अरेंज करना है। फर्स्ट है यहाँ पे नॉर्वेजियन सी, ये नॉर्वे के नॉर्थ वेस्ट साइड पे लोकेटेड है, नॉर्दर्न सी और ग्रीनलैंड सी के बहुत करीब, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पे बेरेंट सी, ये नॉर्वेजियन सी के ईस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। आप इसको मैप में देखेंगे तो ये नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्वे एंड रशिया पे कहीं ना कहीं लाई करता है। फिर थर्ड है यहाँ पे कारा सी, ये सिचुएटेड है बेरेंट सी के भी ईस्ट में और ये सेपरेटेड है नोवाया जेमलिया आर्किपेलागो से, ठीक है। और लास्ट है लापतेव सी, ये बहुत ज़्यादा ईस्टर्न साइड पे है और कारा सी से भी ज़्यादा ईस्टर्न साइड पे है, और ये आप देखेंगे मैप पे अगर तो साइबेरिया के नॉर्दर्न साइड पे पड़ता है, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जब भी कभी इस तरह के मैप वाले क्वेश्चन आया करें, यहाँ पे समझाना अच्छे तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आप इनकी लोकेशन एक बार मैप पे ज़रूर चेकआउट कर लिया करिए, जिससे कि फर्दर अगर फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है तो आप आसानी से कर सकें, ठीक है। अरेंज द सी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो आपको वेस्ट टू ईस्ट इनको अरेंज करना था। सबसे पहले नॉर्वेजियन सी आएगा, फिर इसके ईस्ट में है बेरेंट सी के ईस्ट में है कारा सी और कारा सी के ईस्ट में है लापतेव सी। तो ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4 इज योर करेक्ट
ऑप्शन, योर आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, नाउ 6th क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू वेल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आइए देखते हैं यहाँ डिफरेंट वेल्स के बारे में डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखी हैं. फर्स्ट है बलीन वेल्स फिल्टर फीड यूजिंग बलीन मेड ऑफ कैरेटीन. जो बलीन वेल्स होती हैं क्या ये फीड को फिल्टर करती हैं बलीन का यूज़ करते हुए जो कि कैरेटिन से बना होता है. तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि बलीन असल में फिल्टर की तरह एक्ट करता है जिसमें कि ये कैप्चर कर लेते हैं स्मॉल प्रे को, जैसे कि क्रिल और प्लैंकटन वगैरह हो गया. ठीक है, तो ये इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है फिल्टर प्रोसेस में. ठीक है, ये बिल्कुल सही है. सेकेंड है टूथ्ड व्हेल्स इंक्लूड द स्पेशीज लाइक डॉल्फिन्स एंड ऑर्कन्स. टूथ्ड व्हेल्स में क्या ये दोनों स्पेशीज इंक्लूडेड हैं? तो यस, टूथ्ड व्हेल्स में क्या फीचर होते हैं? इनके पास टूथ होते हैं, यानी कि इनके पास दांत होते हैं और एक्टिवली ये हंट करते हैं बहुत बड़े बड़े शिकार को. ठीक है, बिल्कुल सही है ये. थर्ड है स्पर्म व्हेल्स आर केपेबल ऑफ स्वेलोइंग अ ह्यूमन. क्या स्पर्म व्हेल्स ह्यूमन को स्वेलो कर सकते हैं? तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑल्दो ऐसे अकरेंसेज बहुत ही कम देखे गए हैं कि स्पर्म व्हेल ने किसी ह्यूमन को ईट किया हो या स्वेलो किया हो, लेकिन हाँ उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो ऐसा कर ज़रूर सकते हैं. ठीक है, और फोर्थ है यहाँ पे हम्प बैक व्हेल्स प्राइमरीली हंट लार्ज प्रे लाइक द सील्स. हम्प बैक व्हेल्स जो हैं क्या ये लार्ज प्रे के ऊपर अटैक करते हैं जैसे कि सील्स हो गए? तो नो, क्योंकि हम्प बैक्स ज़्यादातर स्मॉल फिश और क्रिल के ऊपर फीड करते हैं, बड़े शिकार ये नहीं करते हैं. ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी तीनों बिल्कुल सही थे. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? योर आंसर इज सी ऑप्शन, ओनली 3. नाउ 7th क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में दो बातें हैं. फर्स्ट है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हेल्प fund the projects aimed at reducing carbon emission and enhancing the climate resilience. Sovereign green bonds क्या ऐसे projects को fund करता है जिनका पर्पस होता है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना और क्लाइमेट रेजिलियंस को इन्हांस करना. तो बिल्कुल सही है. ये जो बॉन्ड्स हैं ये स्पेसिफिकली इसीलिए डिज़ाइन किए गए हैं जिससे कि फंड रेज किया जाए ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि हमारे डिफरेंट क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स हो गए और क्लाइमेट रेजिलियंस एफर्ट्स हो गए. ठीक है, तो बिल्कुल सही है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का यही काम होता है. सेकेंड है इफ एन एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट इज पोस्टपोन्ड और कैंसिल्ड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर प्रोजेक्ट. अगर एक एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट पोस्टपोन या कैंसिल हो गया तो क्या इसको रिप्लेस किया जाएगा किसी और प्रोजेक्ट से? तो नो. यहाँ पे देखिए एक स्पेसिफिक वर्ड आ गया एनी, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया, क्योंकि अगर कोई एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट पोस्टपोन या फिर कैंसिल होता है तो इसको किसी और एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट से ही आपको रिप्लेस करना होगा. आप इसको किसी और प्रोजेक्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते. ठीक है, किसी और एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट से ही आपको रिप्लेस करना मैंडेटरी है. तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है, फर्स्ट बिल्कुल सही था. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. योर आंसर हियर इज ए ऑप्शन, ओनली 1. नाउ 8th क्वेश्चन इज with respect to the Munich Security Conference which of the following statements is are correct? First, a Munich Security Conference was founded during the peak of the Cold War in 1963. म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को फाउंड किया गया था कोल्ड वॉर के पीक पे 1963 में. तो यस, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को हमने एस्टैब्लिश किया था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. फोकस क्या था? मिलिट्री इश्यूज को देखना और जो भी डायलॉग हैं अमंग द वेस्टर्न नेशंस उनको फॉस्टर करना. ठीक है, बिल्कुल सही है ये. Second है the conference exclusively focuses on military issues and does not address the other topics. Again एक स्पेसिफिक वर्ड आ गया यहाँ पे exclusively. क्या ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ मिलिट्री इश्यूज के ऊपर फोकस करता है और किसी और टॉपिक को एड्रेस नहीं करता? तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इन्होंने अपने एजेंडा को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया बाद में और इन्होंने डिफरेंट ग्लोबल इश्यूज़ को भी इंक्लूड किया है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, माइग्रेशन हो गया, और ये रिफ्लेक्ट करता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिस्कशंस के इवॉल्विंग नेचर को. ठीक है, तो ये कहना कि सिर्फ ये मिलिट्री इश्यूज़ के लिए ही काम करते हैं ये कहना गलत होगा. ठीक है, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही था, सेकंड गलत है. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. योर आंसर इज ए ऑप्शन, ओनली 1. Now 9th question is which of the following countries share a border with the DRC Democratic Republic of Congo? DRC के साथ इसमें से कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो अपने बॉर्डर्स शेयर करती हैं, आपको ये बताना है. आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ DRC के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं. फर्स्ट है यहाँ पे रवांडा. रवांडा इसके ईस्टर्न साइड से इसको कवर किए रहता है, यानी कि रवांडा इसके ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये अपना बॉर्डर शेयर करता है विथ DRC. सेकेंड है तंजानिया. तंजानिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, तंजानिया ईस्टर्न साइड पे है इन अक्रॉस लेक तंगानिका, और ये भी अपना बॉर्डर DRC के साथ शेयर करता है. फिर थर्ड है यहाँ पे अंगोला.
अंगोला इसके साउथ वेस्टर्न साइड पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, और इसका बॉर्डर भी बहुत बड़ा है, लगभग 2646 किलोमीटर्स के आसपास रहता है। और फोर्थ है यहाँ पे सूडान, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे साउथ सूडान इसके नॉर्दर्न साइड पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं साउथ सूडान, लेकिन सूडान इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, योर आंसर इज सी ऑप्शन, ओनली 3। तीन कंट्रीज इसमें से इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं। फर्दर अगर हम थोड़ा सा और देखें तो यहाँ पे बुरुंडी कंट्री भी अपना बॉर्डर शेयर कर रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं नॉर्दर्न साइड पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, फिर इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो भी है इसके वेस्टर्न साइड पे, और इसका भी बॉर्डर काफ़ी बड़ा है, 1000 किलोमीटर के आसपास है। और इसके अलावा अगर हम देखें थोड़ा सा तो साउथ सूडान के बारे में हमने बात करी, ये नॉर्दर्न साइड पे है इसके। फिर तंजानिया की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, और 2 कंट्रीज़ और रह जा रही हैं। युगांडा इसके ईस्टर्न साइड पे है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ज़ैम्बिया है जो कि इसके साउथ ईस्टर्न साइड पे है, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार मैप में ज़रूर देखिएगा, आप देखिएगा यहाँ पे ज़ैम्बिया है, ये साउथ ईस्टर्न साइड पे इसके, तो आप इसको मैप में ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा किसके किसके साथ DRC अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ पे फिलहाल सूडान को छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही थे। नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, in the context of urban infrastructure development, consider the following statements regarding Amrit Bharat Station Scheme. Amrit Bharat Station Scheme के बारे में 3 स्टेटमेंट हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है, इट इज़ एन इंडियन रेलवेज मिशन लॉन्च्ड इन बजट 2025 to 26 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। आपको इसमें से 3 बातें चेक करनी है। सबसे पहले, क्या ये इंडियन रेलवेज का मिशन है? सेकेंड बात ये चेक करनी है क्या ये बजट 2025 से 26 में लॉन्च किया गया, और थर्ड बात आपको ये देखनी है कि क्या ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। देखिए, सबसे पहले ये एक ऑनगोइंग इंडियन रेलवेज मिशन है, फर्स्ट लाइन बिल्कुल सही थी, लेकिन इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2023 में। ये इस साल बजट में नहीं लॉन्च हुआ है, बल्कि ऑलरेडी लॉन्च प्रोजेक्ट है, ये फरवरी 2023 में लॉन्च किया था। और किसके अंतर्गत काम करता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत। इसमें रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप किया जा रहा है इन अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो क्योंकि इसमें 2 बातें सही थी लेकिन एक बात गलत थी, तो स्टेटमेंट ओवरऑल आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड है, अंडर द स्कीम स्टेशंस विल फीचर एमिनिटीज लाइक फ्री वाईफाई एंड बेटर पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस स्कीम के अंतर्गत क्या जो स्टेशंस हैं वो और भी एमिनिटीज़ को फीचर करेंगे, जैसे कि फ्री वाईफाई प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके अलावा बेटर पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी। तो ये भी सही है। इस स्कीम में डिफरेंट प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं मॉडर्न एमिनिटीज़ के लिए, जिससे कि पैसेंजर का एक्सपीरियंस इन्हांस हो सके, ठीक है। और थर्ड है यहाँ पे, बैलेस्टलेस ट्रैक्स आर द पार्ट ऑफ सस्टेनेबल सोल्यूशंस प्रपोज्ड इन द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये भी सही है। इस स्कीम में फोकस किया जा रहा है सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली सोल्यूशंस के ऊपर, जैसे कि बैलेस्टलेस ट्रैक्स हो गए, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाले छोड़ के बाकी दोनों सही थे। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? योर आंसर इज बी ऑप्शन, ओनली 2। तो विद दिस वी आर डन विद आवर सेशन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट, और डेली आपकी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो रही होगी, मैं आशा करती हूँ। और इसके अलावा आपका जो मॉक टेस्ट में स्कोर है वो भी इम्प्रूव हो रहा होगा। तो आप अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट्स में। हमारी टीम उसको देखेगी, रिव्यू करेगी, और अगर हमें ठीक लगता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कल हम लोग वापस से मिलते हैं इस सीरीज़ में अगले लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana, signing off.